Hello class, Assalamu alaikum. How are you? Today we will discuss about the chapter number 3 of physics. So today our main topic is concerned about the force, about the inertia, and at last about the momentum. Let's read out about the definition of force with an example on textbook page number 57. Page number 57 of textbook. Force. We can open a door either by pushing or pulling it. वो कहते हैं जी सबसे पहले उन्होंने फोर्स की एक एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल कोई डोर है, कोई दरवाजा है, अगर वो बंद है तो उसको हम फोर्स लगा के या उसके ऊपर कुव्वत लगा के उसको खोल सकते हैं, या अगर कोई दरवाजा खुला हुआ है या डोर खुला हुआ है तो उसको हम मज़ाहमत करके या फोर्स लगा के या कुव्वत लगा के उसको हम बंद भी कर सकते हैं। बात की समझ आ गई? एक तो ये फोर्स की एग्जांपल होगी। उसके अलावा वो कहता है फिगर 3.1 शो अ मैन पुशिंग अ कार, द पुश में मूव द कार और चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और मे स्टॉप द मूविंग अ कार। वो कहता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा इंसान है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो वो उस फोर्स लगाने से या तो उस चीज की डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है, अगर वो कोई चीज मूव कर रही है तो उसको फोर्स लगा के रोक भी सकता है, अगर कोई चीज रेस्ट में है या रुकी हुई है तो उसको फोर्स लगा के उसको मूव भी कर सकता है। बात की समझ आ गई? मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कोई फ्रेंड है आपका, कोई वो साइकिल से आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, वो आ रहा है, वो मूव कर रहा है, आप उसके सामने जाके खड़े हो जाते हो, आप वो चलती साइकिल को आप रोकने की कोशिश करते हो या दूसरे अल्फाज में अपने हाथों से आप फोर्स लगाते हो उसको। आप देखते हो अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वो साइकिल जितनी भी स्पीड से होगी वो रुकेगी जरूर। बात की समझ आई? इससे मुराद क्या हुआ कि साइकिल अगर तो वो साइकिल की फोर्स या स्पीड ज्यादा होगी और आपकी फोर्स कम होगी तो आप गिर जाओगे, या दूसरे अल्फाज में आपकी फोर्स कम हुई है इसलिए आप उसको रोक नहीं पाए, लेकिन आपकी फोर्स अगर ज्यादा हो जाएगी तो वो साइकिल रुक जाएगा। इससे मुराद क्या हुआ, आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हो अपनी फोर्स लगा के। अब दूसरी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वही साइकिल अगर रुकी हुई है, आप पैडल पे अगर फोर्स लगाओगे तो आप उसको मूव भी करवा सकते हो। बात की समझ आ गई? ओके, ये एक एग्जांपल होगी। उसके बाद आपने आगे इसकी डेफिनेशन के ऊपर पिंक बॉक्स के ऊपर पेज नंबर 58 के ऊपर, अ फोर्स मूव्स और टेंड टू मूव, स्टॉप और टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। वो कहता है जो एक फोर्स होती है वो या तो किसी बॉडी को मूव करती है, मतलब ये चलाने में मदद करती है, या टेंड टू मूव उसके चलने में जो जहान पैदा करती है या उसको मदद देती है। ठीक हो गया? दूसरे अल्फाज में स्टॉप और टेंड टू स्टॉप द मोशन। और अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है तो उसके ऊपर फोर्स लगा के हम उसको रोक भी सकते हैं, जैसे मैंने आपको साइकिल की एग्जांपल दे दी, ओके, या उसको रोकने में मदद भी हम कर सकते हैं। बात की समझ आ गई? अ फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन। वो कहते हैं जो एक फोर्स होती है वो किसी चीज की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। फॉर एग्जांपल आपके सामने अगर कोई बॉल सीधी लाइन में मूव कर रही है तो आप उसके ऊपर फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को भी चेंज वगैरह कर सकते हो। बात की समझ आ गई? ये फोर्स की डेफिनेशन और इसके साथ दो एग्जांपल, मैंने आपको 3 एग्जांपल बता दिए, उसमें से 2 एग्जांपल आपने करनी है और डेफिनेशन आपने करनी है। ये आपने 2 चीजें कर लेनी है फोर्स के हवाले से। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इनर्शिया। इनर्शिया, Galileo observed that it is easy to move or to stop light object than the heavier ones. वो कहते हैं ग्रेलियो एक साइंटिस्ट था जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है, जब वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के हवाले से हमने स्टार्ट किया था। तो गैलीलियो ने ये क्या किया, ऑब्जर्व किया कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास कम होगा उसको रोकना ज्यादा आसान है या उसको चलाना मूव करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू जिसका मास ज्यादा होगा या हैवी होगा। बात की समझ आई? दूसरे अल्फाज में जो ऑब्जेक्ट्स हैवी होंगे, जिसका मास ज्यादा होगा, उसको चलाना या रोकना मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू जिसका मास कम होगा। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। एक तरफ मेरे पास एक पेंसिल है, ठीक है, दूसरी तरफ मेरे पास ये बुक है। अगर इन दोनों को मैं थ्रो करूं, अगर मैं इनको फेंकूं तो ज्यादा आसान किसको फेंकना होगा? इसको। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है। ओके, अब अगली बात, heavier objects are difficult to move or if moving then difficult to stop। वो कहता है जो भारी चीजें है ना उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है या उसको चलाना भी बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल फोर्स की बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिक बात नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल अगर एक कार रुकी हुई है और एक साइड पे एक मोटरसाइकिल रुका हुआ है, ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा, अगर आप उन दोनों को धक्का लगाते हो तो ज्यादा आसान चलाना किसको होगा, बाइक को या कार को? जाहिर सी बात है बाइक को। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है। या दूसरे अल्फाज में दो गाड़ी मूव कर रही है ऑलरेडी और एक बाइक भी मूव कर रही है, ज्यादा आसान किसको होगा रोकना?
बाइक को रोकना ज्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू कार को। ओके, इससे मुराद क्या है, हैवी ऑब्जेक्ट्स को रोकना या चलाना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट। अब अगली बात, Newton concluded that every body resists the change in its state of rest or of uniform motion in a straight line. He called the property of matter as inertia. अब न्यूटन एक साइंटिस्ट था जिसने ये प्रूव किया कि हर बॉडी के अंदर ये खासियत होती है कि वो अपने जो हालत है ना उसको चेंज करने के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करती है या मुजामत शो करती है। फॉर एग्जांपल कोई एक कार है, ठीक है, अगर आप उसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाते हो वो कभी भी मूव नहीं करेगी। मूव क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वो अपने अंदर से जो रेस्ट की हालत है ना वो उसको चेंज नहीं करना चाहती। जो ये प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की उसको इनर्शिया कहते हैं। बात की समझ आई? वो तब तक मूव नहीं करेगी जब तक आपकी फोर्स उस बॉडी के मास से ज्यादा नहीं हो जाती। बात की समझ आ गई? दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी अपने अगर रेस्ट की हालत में होगी या मूव कर रही होगी तो वो तब तक मूव नहीं करेगी जब तक आप उसके ऊपर डिजायर फोर्स ना लगा लो। तो वो अपनी हालत को चेंज करने की कोशिश हमेशा करती रहेगी कि वो चेंज उसकी हालत ना हो। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहे, अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव करते रहे। इस बॉडी की जो हालत होती है इसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इनर्शिया ऑफ a body in its property due to which it resists any change in its state of rest or motion. मैं रिपीट करता हूँ, inertia of a body is its property due to which it resists any change in its state of rest or motion. वो कहता है inertia किसी भी जिस्म की वो खासियत होती है जिसकी मदद से वो अपने अंदर अगर वो चेंज नहीं लाना चाहे तो उसको हम इनर्शिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी अगर रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट में ही रहे, अगर वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहे, वो अपने अंदर चेंज ना लाए तो उसको हम कहते हैं इनर्शिया। बात की समझ आई? इनर्शिया को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि इनर्शिया किसी बॉडी की वो खासियत होती है जिसकी मदद से वो चाहे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट की हालत में ही रहे, अगर वो मूव कर रही है तो मूव ही करते रहे, उसको इनर्शिया कहते हैं। अब अगली बात, लास्ट में आ गया मोमेंटम। अब इनर्शिया की भी आपने वन एग्जांपल और डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है। ओके, और एंड में आ गया मोमेंटम, पेज नंबर 59 के ऊपर। अब मोमेंटम की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसका यूनिट पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले पिंक बॉक्स के ऊपर आ जाए, पेज नंबर 59 के ऊपर। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, ये बात याद रखिएगा, P फॉर मोमेंटम, और इससे मुराद होती है mv। अब m क्या होता है? मास, और v क्या होता है? वेलोसिटी। मोमेंटम को एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल सी डेफिनेशन ये होगी, द प्रोडक्ट से मुराद मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नाउन एज मोमेंटम। मैं रिपीट कर देता हूं, आप ये लिख भी सकते हो, ये डेफिनेशन बुक के ऊपर नहीं लिखी हुई। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नाउन एज मोमेंटम। दूसरे अल्फाज में अगर अगर बॉडी है उसका जो मास है वो m है और वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो मोमेंटम को हासिल कर सकते हैं। बात की समझ आई? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। अब इसके मुताबिक जो मोमेंटम है वो किसी चीज की मास की या किसी चीज की मोशन की क्वांटिटी को मेजर करती है, किसकी वजह से? इसकी मास की वजह से और इसकी वेलोसिटी की वजह से। इसका फॉर्मूला है। अब अगली बात, इसको P से डिनोट करते हैं, और इसका जो मतलब इसका जो यूनिट है P का वो क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब ये हमने कैसे निकालना है, ये अब देखते हैं हमने कैसे निकालना है। अब मोमेंटम का फॉर्मूला है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब मास का यूनिट क्या होता है? मास को हम किसके अंदर मेजर करते हैं? किलोग्राम के अंदर, ये तो आप जानते हैं, तो मास का किलोग्राम। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, अगर आपने पढ़ा हो तो ये क्या हो जाएगा? मोमेंटम का यूनिट हो जाएगा। बात की समझ आ गई? अब एक सवाल है आपसे, मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? अब वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है? मैं याद करवाता चलूं तो वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन भी होती है और उसकी मैग्नीट्यूड भी होता है, और स्केलर की सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन नहीं होती। अब इससे मुराद जो P है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आप जानते हैं जो वेलोसिटी है
उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, तो इसलिए इसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। अब इसकी एट लास्ट इसका कोई एग्जांपल पढ़ लेते हैं। A bullet has very small inertia due to its small mass, but why is its impact so strong when it is fired from the gun? वो कहता है जी किसी भी फॉर एग्जांपल एक गोली है, उसका मास तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो इसके मुराद क्या होगा, उसकी स्पीड कम होगी क्योंकि उसका मास छोटा है, क्योंकि गैलीलियो ने कहा कि जो छोटा ऑब्जेक्ट है उसको रोकना बहुत आसान होता है। ठीक है, वो कहता है जब हम इसको फायर करते हैं तो क्या होता है, उसका इतनी ज्यादा स्पीड होती है कि उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। आप कहीं चलती गोली को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। बात की समझ आई, ऐसा क्यों होता है वो कहते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। On the other hand, the impact of loaded truck on a body coming in its way is very large even if the truck is moving slowly. To explain such situation we define a new physical quantity. अब जो ऊपर वाली मैंने एग्जांपल की बताई आपको बुलेट वाली, वही सिर्फ आप लोगों ने लिखनी इसके अंदर। वो क्यों होता है, क्योंकि बुलेट के अंदर उसका जो मास होता है, बुलेट के अंदर जो इसका मास होता है वो तो बहुत स्मॉल होता है, लेकिन अगर आप यही तो देखें जब उसको चलाते हैं गोली को तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो इसीलिए इसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। बात की समझ आई। दूसरे अल्फाज में दोनों का जब प्रोडक्ट मिलेगा ना आपस में, फिर वो हाई होगा, अकेला मास उसका बहुत स्मॉल होगा। बात की समझ आई। तो जो मोमेंटम है वो एक्सप्लेन करेंगे कि मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। आप लोगों ने यहाँ तक कर लेना, कल हम इंशाल्लाह न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।